morning, students. Today we will have a quick recap of chapter 1, growing plants. So let's start. Here is the summary of your chapter. So first point is new plants can be grown from seeds. A seed has a seed coat, seed leaves, cotyledons and a small baby plant inside it called embryo. So न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स. आपको पता है कि जो भी नए पौधे निकलते हैं वो मेनली सीड से निकलते हैं. अ सीड हैज अ सीड कोट, और सीड में मैंने आपको बताया था सीड कोट होता है. उसका जो आउटर कवर होता है वो आपका सीड कोट कहलाता है. फिर सीड लीव्स होते हैं. जब वो जर्मिनेशन के प्रोसेस में आता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें एक छोटी छोटी सी पत्तियां दिखाई देती हैं, वो आपकी सीड लीव्स हो गई. फिर कॉटिलेडन्स जब आप देखते हो कि आपके सीड के बीच में से जो एक जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉटिलेडन्स एंड अ स्मॉल बेबी प्लांट इनसाइड इट, और उसके अंदर से जो एक छोटा सा पौधा निकलता है, दैट इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो. नाउ सेकेंड इज जर्मिनेशन. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग. जर्मिनेशन किसे कहते हैं? जर्मिनेशन हम बोलते हैं सीड का जो प्रोसेस होता है, जो वो प्लांट में कन्वर्ट होता है, ट्री में कन्वर्ट होता है, तो उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं. यानी कि सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन. नंबर थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जन. डिस्पर्जल किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, बीजों का स्कैटर होना, यानी कि इधर उधर बिखर जाना, फ्रॉम मदर प्लांट, अपनी यानी प्लांट से सीड्स का अलग हो जाना, वो आपका डिस्पर्जल कहलाता है. नंबर 4 है प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड स्पोर्स. फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स, और लास्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम से ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रूट्स से ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लीव से, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पोर्स से. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स with one cotyledon are called monocot plants, while plants with two cotyledons are called dicot plants. प्लांट्स जिनमें वन कॉटिलेडन पाए जाते हैं उनको हम मोनोकॉट प्लांट्स बोलते हैं, और प्लांट्स जिनमें की टू कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं उन्हें हम डाइकॉट प्लांट्स बोलते हैं. मोनोकॉट प्लांट्स के एग्जांपल आपके हो गए जैसे मेज, वीट, राइस, लिली एंड अनियन. और आपके डाइकॉट प्लांट्स के कुछ एग्जांपल हो गए जैसे ग्राम, पी एंड बीन्स. ये सब क्या है? आपके डाइकॉट प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं. फिर है आपका नेक्स्ट, क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, एंड क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. वो फसलें जो विंटर में, सर्दियों में होती हैं, उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, और वो फसलें जो गर्मियों में होती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है, अब इसके भी आपको एग्जांपल्स पता होंगे कि आपके रबी क्रॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हो गया वीट, ग्राम, और खरीफ क्रॉप्स के जो आपके एग्जांपल हैं वो हो गया राइस, बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा. नाउ look at this exercise. This is the exercise of your chapter growing plants. So number 1, baby plant inside the seed. सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियो. करेक्ट. नाउ सेकेंड वन इज प्लांट्स दैट हैव टू कॉटिलेडन्स. वो पौधे जिनमें दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाइकॉट प्लांट्स. नंबर 3, क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर सीजन. वो प्लांट्स, वो क्रॉप्स, फसलें जो विंटर सीजन में होती हैं वो कहलाती हैं आपकी रबी क्रॉप्स. नंबर 4, द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड. सीड का आउटर हार्ड कवरिंग जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका सीड कोट.
Number 5, the process of scattering seeds away from the mother plant is called dispersal. यानी सीड का प्लांट से अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड अ डिस्पर्सल. तो ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है. अब आपको बट पूरा चैप्टर रिवाइज करना है. ये यहाँ पे मैंने केवल 4-5 पॉइंट्स आपको समझाए हैं, बट यू हैव टू रिवाइज all the exercises and chapter. Now let's have a quick recap of chapter 2, that is animal world. So let's start. The place where an animal lives naturally is called its habitat. वो जगह जहां पर एनिमल्स नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से उनको जो जगह मिली है रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो उसका हैबिटेट कहलाता है. Second point, different animals have different organs of breathing like body surface, spiracles, gills and lungs. So as you know that tiny organism like amoeba and parameciums live in water and breathe through their body surface. वो किससे ब्रीथ करते हैं? बॉडी सरफेस से. जैसे कि आपके अमीबा हो गए और पैरामीशियम हो गया. नाउ कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश हो गया, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए. दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. ये सब गिल्स से सांस लेते हैं. एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, सैलामेंडर्स हो गए एंड टोड, ये आपके लंग से भी ब्रीथ करते हैं और इनके गिल्स भी होते हैं. ठीक है. और एज यू नो mammals also breathe through their lungs. Is that clear? Now next one is animals have different feeding organs like teeth, beak, proboscis and sticky tongue. हम देखते हैं अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े. अब हम देखेंगे कि एनिमल्स के डिफरेंट फीडिंग ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं. जैसे कि बर्ड होती है तो हम बर्ड्स में क्या देखते हैं, उनके बीक होती है. वैसे ही लायन हो गया, टाइगर हो गया, इन सब में हम क्या देखते हैं, इनके टीथ होते हैं. और प्रोबोसिक्स किसे बोलते हैं? इंसेक्ट्स लाइक मस्किटोज एंड बग्स हैव शार्प निटेड लाइक माउथ कॉल्ड प्रोबोसिक्स. उसे हम इंसेक्ट्स जैसे कि आपके मस्किटोज हो गए, बग्स हो गए, जो कि आप एकदम निडल की तरह देखते हो. उनकी जो पाइप होती है जिससे कि वो ब्लड को सक करते हैं. या फिर बटरफ्लाई होती है तो वो जिससे नेक्टर को सक करते हैं, वो उनके प्रोबोसिक्स कहलाते हैं. ठीक है. और स्टिकी टंग, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स हैव अ स्टिकी टंग. जैसे कि चिपचिपी टंग किसकी होती है? जैसे लिजार्ड की होती है ना, और फ्रॉग्स की होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट. उसी तरीके से मूवमेंट करने के लिए भी एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि लिम्स, किसी के 4 लिम्स होते हैं, किसी के 2 लिम्स होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, उसके 2 लिम्स होते हैं. और आप मोस्टली एनिमल्स में 4 लिम्स देखते हैं. फिन्स होते हैं, फिन्स आप देखते होगे, फिशेस में फिन्स होते हैं. एंड फ्लिपर्स, फ्लिपर्स जो है वो आप पेंगुइन में देखते होगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज, now have a look at this exercise related to your chapter number 1. The breathing organs of amphibians are. अभी मैंने आपको बताया the breathing organs of amphibians are. एम्फीबियंस के ब्रीदिंग ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं एंड बॉडी सरफेस. ये तीनों ही होते हैं. नंबर 2, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स कैच देयर प्रे बाय यूजिंग देयर. जैसे फ्रॉग्स हो गए और लिजार्ड्स हो गए, ये अपने शिकारों को कैसे पकड़ते हैं? विद देयर स्टिकी टंग, अपनी चिपचिपी जीभ से. नंबर 3, बटरफ्लाइज एंड बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोबोसिक्स. बटरफ्लाइज, बीज, ये जो नेक्टर को सक करते हैं वो किससे सक करते हैं? मैंने अभी बताया था, उनकी जो निडल लाइक ट्यूब होती है वो प्रोबोसिक्स कहलाती है. नाउ नंबर 4, मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एवरी ईयर टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन इज कॉल्ड माइग्रेशन. लास्ट टॉपिक, मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स जब बहुत एक्सट्रीम वेदर का चेंज हो जाता है और वो वेदर को
अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उस प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट चैप्टर, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ चैप्टर 3, bones and muscles. So first point is the skeletal is the framework of bones that supports and protect our body. As you know, skeletal system वो एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है, हमारी बोन्स का एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। Now second one is bones are the hard structures made of living cells and minerals. बोन्स जो कि आपके एक हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और बोन्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो बोन्स जो है वो आपके हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये है कि वो बने किसके होते हैं, लिविंग सेल से एंड मिनरल्स से, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, backbone protects the spinal cord, and ribs protect the lungs and heart. स्कल आपका प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, जो आपका हार्ड स्ट्रक्चर है ना, जिसे आप खोपड़ी बोलते हो, तो उसके अंदर ब्रेन है, तो स्कल प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को, बैकबोन आपकी प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, और आपके जो रिब्स होते हैं आगे की तरफ वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके लंग्स और हार्ट को, जो कि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर द डेलिकेट ऑर्गन्स, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारे बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट स्केलेटन। एक एडल्ट स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, 206। नाउ नेक्स्ट इज कार्टिलेज. Cartilage is a strong elastic tissue that is important in support. It prevents the bones at joints to rub against each other. Cartilage क्या होता है, कार्टिलेज आपका एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू होता है जो कि आपके बोन्स को प्रिवेंट करता है, जहां पर जॉइंट्स होते हैं वहां पे कार्टिलेज पाए जाते हैं, और ये जो है आपस में बोन को रगड़ने से बचाते हैं। Is that clear? So our body has 4 kinds of movable joints. हमारी बॉडी में 4 मूवेबल ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, नेक्स्ट वन इज हिंज ज्वाइंट, देन पाइवोट ज्वाइंट, एंड नंबर 4 इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की। तो अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलाउज द बोन्स टू मूव इजिली इन अ लार्ज सर्कल। ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, इससे क्या होता है कि आपका क्या कहते हैं, इससे ये चारों तरफ जो घूमते हैं, मतलब ये जो आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है हिप ज्वाइंट में और शोल्डर ज्वाइंट में। आपने देखा होगा कि आप अपने शोल्डर को देखो, अगर आप चारों तरफ अपने हैंड को घुमाते हो तो आपका हाथ जो है वो चारों तरफ सर्कुलर वे में घूम जाता है। तो ऐसे ज्वाइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसलिए क्योंकि आपके शोल्डर के पास एक सॉकेट टाइप का होता है, जिससे कि ये आपका हैंड जो है उससे उसमें ज्वाइंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंज ज्वाइंट। तो अ हिंज ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है कि ये केवल आपका वन साइड मूव करता है, जैसे कि एल्बो, यस मूव करके देखिए अपनी एल्बो, यस एल्बो में अगर आप देखते हो कि एल्बो जो है केवल वन साइड मूव करती है। अगर हम पीछे की साइड इसको मूव कराना चाहें तो हमारी एल्बो पीछे की साइड मूव नहीं करती है। उसी तरीके से नी, अगर आप अपने घुटनों को देखिए तो आपके जो नी है वो केवल वन साइड फोल्ड होते हैं, अगर आप आगे की तरफ फोल्ड करना चाहें तो वो फोल्ड नहीं होते हैं। तो हिंज ज्वाइंट जो है वो आपके पाए जाते हैं एल्बो में और नी में, जहां पर केवल एक साइड का मूवमेंट होता है, वो आपके हिंज ज्वाइंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज पाइवोट ज्वाइंट, और ये जो पाइवोट ज्वाइंट है ये पाया जाता है आपकी नेक में, जिससे कि आप अपने हेड को टर्न कर लेते हो बहुत आसानी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। सो ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स जो हैं ये आपकी पाई जाती हैं एंकल में, रिस्ट में, ठीक है।
तो अगर आप देखते हो अपने एंकल को, तो आपकी एंकल जो है वो जो ऐसे जॉइंट्स जो पूरी तरीके से मूव नहीं करते हैं, मतलब अगर आप अपने एंकल को पीछे के साइड अगर मूव करते हो तो भी थोड़ा टर्न हो जाता है, आगे की साइड मूव करते हो तो भी थोड़ा टर्न हो जाता है, तो ऐसे जॉइंट्स को हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। ठीक है, नाउ द लिगामेंट्स किसे कहते हैं? लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग टफ फाइबर्स विच होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स। लिगामेंट्स आपके एक टफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके बोन्स और जैसे जो जॉइंट्स होते हैं, तो बोन्स और जॉइंट्स को ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर एक तरीके के इलास्टिक टाइप के होते हैं जो कि उसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, टफ फाइबर्स होते हैं। Now, we will talk about muscles. Now, muscles that move at our will are called voluntary muscles, and muscles that move without our will are called involuntary muscles. वो मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं, और वो मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं उनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे कि आपकी स्केलेटल मसल्स, जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं ये आपकी क्या होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा से चलती हैं। ठीक है, हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, तो ये आपकी किस में आता है? स्केलेटल मसल्स में, जो कि हमारी इच्छा से काम करते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स में जैसे आपकी हार्ट बीट, हम चाहें कि हम अपनी हार्ट बीट को थोड़ी देर के लिए रोक लें, क्या रोक सकते हैं? नहीं, तो ये आपकी क्या हुई? इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही आपका स्टमक भी है, और ये भी आपके किस में आते हैं? जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, तो ये भी जो है आपके इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। ठीक है, ओके। नाउ मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मसल्स आपके 3 तरीके के होते हैं। एक स्केलेटल मसल्स होते हैं, एक स्मूथ मसल्स होते हैं, और तीसरा कार्डिक मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स, जैसे कि हमें स्केलेटल मसल्स से पता चल रहा है कि ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये स्किन और बोन्स के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, यानी बोन्स के ऊपर जो मसल्स पाए जाते हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स जो आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं वो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एकदम जैसे पेट के जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कार्डिक मसल्स, और ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में। ठीक है, नाउ मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और ये भी आपको पता होगा कि मसल्स जो है वो वर्क करते हैं कैसे? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बेसिस पे, यानी कि जैसे कि सपोज दैट आप अगर अपने बाजू में देखते हो तो हमारे 2 मसल्स होते हैं, एक अपर साइड होता है और एक लोअर साइड होता है। जब भी हम अपने हाथ को पुल करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा एक्सपेंशन के मोड पे होता है। ठीक है, मीन्स टू कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, नाउ look at this exercise. Number 1, a hard structure that supports and protects the internal organs. एक हार्ड स्ट्रक्चर जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है, दैट इज स्केलेटन। नंबर 2, मसल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के मसल्स आपके कौन से मसल्स होते हैं? कार्डिक मसल। नंबर 3, मसल्स दैट मूव ऑन देयर ओन। वो मसल्स जो अपनी इच्छा के अनुसार मूव करते हैं वो मसल्स आपके क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। एंड बोन्स आर मेड ऑफ, बोन्स किसके बने होते हैं? लिविंग सेल्स के एंड मिनरल्स के। नंबर 5, द जॉइंट्स ऑफ स्कल आर, स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, सो we have revised chapter 1, chapter 2 and chapter 3. ये तीनों ही चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट के चैप्टर हैं। So all of you have to revise
chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Very properly revise all the exercise, read the chapter carefully. That's it. Okay, this is your homework. Okay, you have to learn all the exercises. This is your homework. Okay, thank you class.